तो बुलंदशहर मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी बचाव कर रही है, लेकिन आपको बताएं सीधे सीधे जो इसमें लोग जिनके नाम सामने आ रहे हैं संगठनों से जुड़े हुए हैं, तमाम हिंदुवादी संगठन है जिससे जुड़े हुए, चाहे वो बीएचपी हो या फिर बजरंग दल हो, लेकिन नाम जब उनके लिखवाए जाते हैं तो फिर उन संगठनों का नाम नहीं आता है। और अगर हमने कुछ क्षण पहले बात की थी बीएचपी के प्रवक्ता से भी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो इस तरह के किसी भी शख्स को जानते नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जो कि उठ रहा है कि क्या ये सुनियोजित था, पुलिस आखिर वहां पर क्यों सोई रही, क्यों वहां पर पुलिस बल नहीं पहुंचा। जो भी दोषी हैं वो सामने आने चाहिए और कठोर कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। और सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बहुत ही संवेदनशील है और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, न्याय मिलना चाहिए परिवार को। जो कुछ भी बुलंदशहर में ये घटना हुई है, निश्चित तौर से वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। जो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी भी भेदभाव के बगैर उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी। और लोगों से भी मेरी अपील है कि वो शांति के साथ, सौहार्द के साथ उन शैतानी और उन शरारती तख्तों और ताकतों से होशियार रहें जो कि अपने निहित स्वार्थों के लिए माहौल को ख़राब करने की षड्यंत्र और साजिशें कर रहे हैं। हमारी सरकार इसका कड़ाई से संज्ञान लेगी और कानून व्यवस्था में जिसने भी खलल डाला है उसके संग सख्ती से पेश आएगी। कानून व्यवस्था प्रदेश में बिल्कुल आज संगठित अपराध, कब्जा करना, हत्या करना, सामूहिक लूटपाट, ये जितने संगठित अपराध है सब बंद है। अपराधी एकदम कंट्रोल में है, या प्रदेश के बाहर है या जेल में है। या आकस्मिक घटनाएं, इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं घटित होती हैं। इसको इस नजरिए से देखिए कि आकस्मिक घटनाएं कहीं घटित होती हैं तो हमारी सरकार कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है और इस पर भी तत्परता से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें भी सीधी वहां से दिखा रहे हैं किस तरीके से सवाल जो उठ रहे हैं वो हिंदुवादी संगठनों पर उठ रहे हैं कि माहौल क्या उत्तर प्रदेश का ही खराब कर रहा है। गौरक्षा के नाम पर किस तरीके से दंगों की साजिश रची जा रही है। और बड़ी बात जो सुबोध के परिवार के लोग कह रहे हैं, चाहे वो उनका बेटा हो चाहे वो उनकी बहन हो, मुआवजा तो दे दिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा है कि शहीद के दर्जे की मांग हो रही है। और दूसरा ये कि ये सुनियोजित था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पर ही कि पुलिस की मिली भगत से ही ऐसा हुआ है। ये सुबोध जो कि इंस्पेक्टर मारे गए हैं उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा दिया जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि टीमें अलग अलग लगाई गई हैं, इस पूरे मामले में जांच हो रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिन लोगों का नाम आ रहा है उनके नाम हिंदुवादी संगठनों से जुड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर बीएचपी हो। बीएचपी बजरंग दल दोनों की तरफ से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है कि वो इस तरह से किसी भी शख्स को जानते नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, सियासत इसको लेकर खूब गरमा रही है और सवाल भी यहाँ पर बहुत सारे उठ रहे हैं। आरोपी उपेंद्र राघव से नाता नहीं, ये बीएचपी का सीधे तौर पर कहना है। आपको बताएं कि उपेंद्र राघव का नाम बीएचपी से जुड़ता नजर आ रहा है और यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हिंदुवादी संगठन कर रहे हैं। इस तरह के सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। गौरक्षा के नाम पर किस तरीके से दंगों की साजिश हो रही है। सवाल ये भी कि क्या ये सुनियोजित था, क्योंकि परिवार ये लगातार आरोप लगा रहा है कि ये पूरी जो घटना है वो प्लान्ड थी। तेलंगाना में एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने राहुल को पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस को मदद करने पर कई बार धोखे खाए हैं। पार्टनरशिप है केसीआर जी की, नरेंद्र मोदी जी की, और बीच में एमआईएम भी शामिल है। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ, एमआईएम के लोगों ने महाराष्ट्र में टिकट हर कंस्टिट्यूएंसी में दिया बीजेपी की मदद करने के लिए। असम में चुनाव हुआ, एमआईएम का कुछ नहीं असम में, मगर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए हर कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने टिकट दिया बीजेपी की मदद करने के लिए। तो भाइयों और बहनों, बीजेपी इनकी ए टीम है, बी टीम टीआरएस है और सी टीम एमआईएम है।
और इन तीनों को पहले हम गठबंधन के साथ तेलंगाना में हराने जा रहे हैं और गठबंधन की यहां सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर 2019 में मिलकर पूरे हिंदुस्तान में हम नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे, आरएसएस को, बीजेपी को दिल्ली से हटाएंगे और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार दिल्ली में लाएंगे। ये चंद्रबाबू नायडू अपनी टास्क फोर्स को बोल के मुझे पिटाया, मारने लगाया, 18 टाके सर पे। और राहुल गांधी तुम बोलते मैं सौदा किया। राहुल गांधी अगर एक वो पुलिस की लकड़ी का मार पड़ गया ना तुम्हारे को, तो तुम खाली भूल जाना पूरे बातों को। ये जिस्म जो है ना तुम्हारे सामने राहुल गांधी, इस पे लग खाए हमने, सर पे मार पड़ा, हम खाक और खून के दरियाओं से गुजरे। तुम्हारी पार्टी के लिए जा रहा था, मेरे लिए नहीं। पूछो कांग्रेसियों से, अनु बोलते सौदा करे, कौन सा सौदा करे भाई, तुम्हारे लिए जा रहे थे। प्रणब मुखर्जी का इलेक्शन था प्रेसिडेंट का, मैं खड़े होकर बोला था कि देखो तुम्हारे कांग्रेस के एमएलए, आंध्रा उस वक्त आंध्रा था, वोट खिलाफ देने वाले कौन है, मेरा ये नाम ले लो। मालूम करके बोले तुम्हारू कैसा मालूम हुआ, मेला हम लोगों का काम वही है, किसके घर में कौन सी हंडी पकड़ी हम बोल देते, हमारे को नहीं मालूम कौन जाके किससे क्या कर रहा, मालूम हम भी बोल रहे ले लो प्यारे, काम अपना करो। तो खैर आके बोले नहीं आप जाके जगनमोहन रेड्डी को बोलो, उसके पास से मिले। मैं बोला मैं नहीं आता, नहीं आप जाओ जाओ जाओ। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर बोले पूछो राहुल गांधी, तुम्हारे घर में पूछो तुम कौन बोले थे वो इसी को। मैं चंचलगौड़ा जेल गया। और तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने बिना संविधान पढ़े ही बोल दिया है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता। ओवैसी ने दावा किया कि वो मजहब के नाम पर नहीं बल्कि सोशल बैकवर्डनेस के नाम पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते। तुष्टीकरण की राजनीति बोलते प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के वजीर आजम, इस मुल्क में सबसे बैकवर्ड सोशली एजुकेशनली दलितों के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान है। और आप एक वजीर आजम के होते हुए आप किसी एक फिरके के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हिंदुस्तान के संविधान पर ओथ लिया और आपकी ओथ की जिम्मेदारियां हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप वजीर आजम ऑफ इंडिया हैं जिसमें मुसलमान है और हमारी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुकी है। ये और बात है कि आप अपने जहन को इस बात को मानना नहीं चाहते कि हमको रिजर्वेशन मिले, मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश करेगी कि ना सिर्फ तेलंगाना, ना सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के कास्ट हैं, जो बैकवर्ड हैं, सोशल एजुकेशनली उनको मिलना चाहिए। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के नाम पर आरक्षण देने का वायदा करने पर टीआरएस और एमआईएम को घेरते हुए हमला बोला था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कुर्सी के लिए कुछ पार्टियां लोगों से झूठा वायदा कर रही हैं। देश के विद्वानों ने भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए संप्रदाय के आधार पर आरक्षण न देने का फैसला किया था। आरएसएस वाले नहीं थे तब तो जनसंघ या बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय देश के महापुरुषों ने लंबी सोच के बाद यह निर्णय किया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत में समृद्ध समाज के निर्माण के लिए माइनॉरिटी के नाम पर आरक्षण का खेल कतई होना नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं ये सत्ता भूखे लोग अपने परिवार के लिए, कुर्सी बचाने के लिए देश के अनगिनत महापुरुषों ने
डंके की चोट पर जिस को पाप कहा था, जिस बात को न करने के लिए आवाज उठाई थी और देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया था, वो माइनॉरिटी को आरक्षण देने का खेल, ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं है भाइयों बहनों? इंस्पेक्टर सुबोध की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शहीद का दर्जा देने की मांग की है। वहीं सुबोध की बहन ने आरोप लगाया है कि सुबोध की हत्या के तार अखलाक केस से भी जुड़े हो सकते हैं। आपको बताएं कि बुलंदशहर में कल इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने हमला किया था। गौमांस को लेकर लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद इससे पहले कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर पाती, लेकिन भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी गई थी। आपको बताएं कि इंस्पेक्टर सुबोध अखलाक मामले के पहले आईओ थे और अब परिवार के लोग सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये पुलिस की साजिश है, पुलिस की मिलीभगत है। भाई को शहीद घोषित किया जाए, पहले उसकी शहीद स्मारक बनाई जाए, हमारे रोड से निकलने वाले उसे सम्मान दें। जी। उसके बाद जी क्या 50,000 और 50 लाख, इससे क्या होता है? वापस कर देंगे आगे। षड्यंत्र मानते हैं? जी हाँ, षड्यंत्र। पहली बात, गाड़ी में मेरा भाई अकेला क्यों था? जवाब दीजिए। वो इंस्पेक्टर और वो पुलिस वाला दरोगा और ड्राइवर छोड़ के क्यों भागे? बताइए आप क्या मानते? पुलिस अगर साथ देती, मिली हुई थी, मेरे भाई को पुलिस ने मिल के मरवाया है। और मुख्यमंत्री जी क्या बकवास कर रहे हैं? गाऊ 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 गाऊ। परिवार सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगा रहा है। परिवार ये कह रहा है कि सुनियोजित घटना थी। सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जिन लोगों को अभी तक इसमें पकड़ा गया है, उनके तार सीधे सीधे हिंदुवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिसमें वीएचपी और बजरंग दल का नाम आ रहा है। हालांकि वीएचपी ने सिरे से इस बात से इनकार किया है। बहरहाल, बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को पुलिस लाइन में आखिरी सलामी दी गई और इस दौरान सुबोध सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम विवाद में उनके पिता की हत्या हुई है। अब किसी और के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि उनके पापा के लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर थे। वहीं इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के चाचा राम अवतार सिंह ने आरोप लगाया है कि क्योंकि उनका भतीजा अखलाक केस की जांच में शामिल था, इसीलिए बदले की भावना से उनको मारा गया है। तब पापा के हेड पे इंजरी हुई थी, इस वजह से कोई चोट वोट लगी थी, सो ही वाज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम। फिर उसके बाद पापा को वहाँ पे जब वापस ले जाए जा रहे थे जो कांस्टेबल थे, फिर से वहाँ पे जो पुलिस जीप थी उसके अंदर फिर से वहाँ पे गए, तो उधर वहाँ पे फिर से उन पे पथराव और गोलाबारी वगैरह हो रही थी। तो फिर उसके बाद जो कांस्टेबल थे वो दोनों चले गए एंड फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि पापा को फिर वहाँ पे अनकॉन्शियस होते के साथ ही उन्हें लेफ्ट टाइम में ऊपर गोली मारी गई। हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सब एक हैं यहाँ। मुझे बस ये सवाल पूछना है कि इस हिंदू मुस्लिम विवाद में आज मेरे पापा की जान गई, आप बताइए कल किसके पापा की जान जाएगी? एक हेडसअप दे दीजिए यार, कम से कम तो दुख होगा। एक वृंदावन में बदमाश बिहार का था, भोज का भी इन्होंने वो कांड किया था और 1 लाख की विवेचक ये भी थे। 1 लाख के मामले में इनकी जांच इनके पास चल रही थी। 1 लाख कांड जो हुआ, हाँ, तो उसमें यह तो हमको ये लग रहा है कि हो सकता है कि उन्हीं की बदला लेने की भावना उन लोगों के पास कुछ हो। हमें जांच से संतुष्टि जब ही होगी कि अधिकारी बताएंगे हमने जांच में ये किया है, और जब तक जांच नहीं हो पाएगी ढंग से तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे कि हमारी भी सुने, हम उनकी भी सुनेंगे। बुलंदशहर में हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के साथी से न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की। सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बुलंदशहर हिंसा की आंखों देखी पूरी तस्वीर बताई। सुरेश, हिंसा के वक्त सुबोध कुमार के साथी मौजूद थे। बुलंदशहर में जो हादसा हुआ था उसमें एक जो सिपाही हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, सुरेश जी की चोट लगी है। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत बुरी तरह से उन्हें घिरा था। सुरेश जी, क्या हुआ था? कितने बजे की घटना है? ये दोपहर के करीब 1-1:30 बजे के करीब घटना है। हाँ। हम लोग सब समझा रहे थे उनको कि जाम आप खोल दीजिए, आपके हिसाब कार्रवाई हो रही है, जो भी मुकदमा आपका पंजीकृत कराया जा रहा है आपकी तहरीर पर, आप जाम खोल दीजिए। तो उसमें कुछ लोग उपद्रवी थे जिन्होंने पुलिस पर अचानक से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए
एक पत्थर मुझे भी लगा है और ज़्यादा गहरा लग गया है, तो इस वजह से मैं गिर गया और गिरते पड़ते मुझे नहीं पता मैं किधर को भाग गया। SHO साहब भी वहीं पर थे, सुबोध जी? हाँ, पूरा पुलिस वहीं थी, जो भी आसपास के थाने के भी फोर्स थे, हम लोग भी थे और हमारे थाने का भी फोर्स था, सभी लोग थे। लेकिन जब दोनों तीनों तरफ से हम लोगों को पथराव कर दिया पब्लिक वालों ने, तो उसके बाद सब अपना अपना बचाव करने लगे, तो उसमें मैं भी अपना बचाव करने में था। ये गौकशी की शिकायत कब मिली? ये मॉर्निंग की बात है। अच्छा जी। तो गांव वालों ने ही दी थी ये? जी, गांव वालों ने ही दी थी उनसे शिकायत कि ऐसे ऐसे बात होगी, तो हम लोग कोतवाल साहब सब लोग मौके पे पहुंचे थे, उनकी शिकायत ली थी, हमने मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, आप जो भी है आप कार्रवाई विधिक करेंगे आप लोगों के, लेकिन वो लोग नहीं माने। लगभग 200-250 लोगों की तादाद रही होगी? ज़्यादा रही होगी, 200-250 से ज़्यादा लोग, क्योंकि रोड था तो आने जाने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए यहाँ पर। जगह उपद्रवी होते उनकी शक्ल तो होती नहीं, तो और भी लोग आ गए, आसपास के गांव के लोग भी आ गए थे। उस वक्त स्टाफ कितना था थाने में? थाने में ज़्यादातर स्टाफ कम था, क्योंकि हमारे यहाँ जमा चल रहा था, तो अधिकतर फोर्स वहीं पे था। लगभग 15-20 लोग थाने में रहे होंगे? नहीं, कम थे, तो कुछ लोग थे भी इधर उधर जो ड्यूटी से, उनको भी बुलाया गया था। चौकी इंचार्ज के अलावा भी क्या SHO साहब भी यहाँ पर आए थे क्या? मैं चौकी इंचार्ज ही हूँ। अच्छा, आप तो चौकी इंचार्ज हैं? जी जी जी। तो ये जो पथराव हुआ था उस वक्त क्या ये आइडेंटिफाई थे, आप लोग जानते थे उन लोगों को जो लोग पत्थर मार रहे थे? नहीं, उन लोगों को जो गांव के हैं उन लोगों को जानते हैं, जो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, आइडेंटिफाई हैं वो लोग। जानते हैं आप लोग? जी जी। तो पहले से ये लोग पहले भी कोई कंप्लेन वगैरह इस तरह की दे के आए थे कभी? नहीं, कोई कंप्लेन ऐसी नहीं हुई है हमारे यहाँ कभी, इस प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं है। कोई कंप्लेन नहीं थी। सुबोध जी इसको ये इस साइड में जो थाने की बैक साइड है यहाँ पर वो गिरे थे, क्या उनको पहले आपकी तरह पत्थर लगा था? आपके साथ थे जब? सबसे पहले मैं बता दूं कि जब पथराव हुआ उसमें देख नहीं पाए थे, भीड़ के अंदर हम लोग थे, काफ़ी अंदर भीड़ चारों तरफ हम लोगों को घेरे हुए थी, और उधर साइड से जब भीड़ ने वो पथराव किया तो सब लोग तितर बितर, भीड़ भी हुई, हम लोग भी हुए थे। अच्छा जी। तो उसके बाद ही हुई है अचानक पत्थर? हाँ, अचानक पत्थरबाजी हुई। ये बताया जा रहा था उन लोगों ने अपने लाइसेंस से पिस्टल वगैरह से भी फायर किए थे? ये पिस्टल तो, क्योंकि मुझे जो पत्थर लग गया उसके बाद मैं थोड़ा सा वो हो गया चोट लगने के कारण मुझे, तो मैं तो फिर बदहवास हालत में अपने आप को मतलब कवर करते हुए निकला था। और बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के मुख्य आरोपी और बजरंग दल के नेता योगेश राज को गिरफ्तार कर लिया गया है। योगेश राज वही है जिसका ताल्लुक बजरंग दल से है। हालांकि बजरंग दल से जब हमने बात करने की कोशिश की तो कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जितने लोगों की इसमें FIR में नाम दर्ज हुए हैं उसमें या तो बजरंग दल या फिर VHP या फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा, इन्हीं से जुड़े कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें योगेश राज का नाम है, उपेंद्र राघव का नाम है, शिखर अग्रवाल का नाम है। ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक हिंदू संगठनों से नजर आ रहा है। दीपक बिष्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, हम जानना ये चाहेंगे कि हिंदू संगठनों से ताल्लुक है लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं, अब आप क्योंकि वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ये बताएं हालात वहां कैसे, आम जनता अभी भी क्या सोच रहे इसको लेकर, क्या तनाव है? देखिए, तनाव की जहां बात की जाएगी तो तनाव, ये कहूंगा कि अभी तनाव तो नहीं है, लेकिन जो इलाका है, क्योंकि मैं इस वक्त जिस इलाके में हूँ यही वो गांव है, क्योंकि यहीं पर मांस मिला था और उसके बाद यहाँ पर के जो लोग हैं वहाँ पर पुलिस की रात भर दबिश चलती रही। कई ऐसे इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व प्रधान है राजकुमार, उसका घर यहाँ पर है। अभी कुछ देर पहले हम उनके परिवार से मिलकर आए थे। उनके बगल में ही, राजकुमार के बगल में ही एक दूसरा राजाराम है, उसके घर में से पुलिसकर्मी जो है उठाकर लेकर गए। तो कई ऐसे लोग हैं इलाके के, क्योंकि यही इलाका था जहाँ से लोग इकट्ठा होकर चिंगावटी थाने की तरफ गए थे। पुलिस चौकी पर जाकर उन्होंने शिकायत दी थी, उसके बाद मामला गर्म हो गया था। तो परिवार के, यहाँ के लोगों का ये आरोप है, दबी जुबान में इनका कहना है कि कुछ लोगों ने बजरंग दल के लोगों को वो फ़ोन कर दिया था, उन्हें बुला लिया था, जिसके बाद ये भड़का, क्योंकि गांव वालों को इस पूरे मामले में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जब पूरा वाकया हो गया, पूरा घटनाक्रम हो गया, उसके बाद गांव के निवासियों को इस पूरे मामले में जानकारी मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर जो ADG इंटेलिजेंस हैं वो इलाके की हर जगह की जांच की कॉपी जो है अपने साथ ले रहे हैं, क्योंकि जिस अधिकारी को जिम्मा सौंपा गया था जांच का, वो अपनी रिपोर्ट ADG इंटेलिजेंस को दे रहा है, क्योंकि 2 दिन में ADG ने रिपोर्ट जो है मुख्य। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला नजर बना रखिए, लेकिन आप रहिए हमारे साथ, इसको लेकर क्या कह रहे यूपी सरकार के मंत्री, जरा वो सुनते हैं।
बुलंदशहर की घटना पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से। ओम प्रकाश जी, सूबे के आप मंत्री भी हैं, जानकारियां आपके पास आ रही होंगी, किसे जिम्मेदार इस घटना के लिए मानते हैं? एक दरोगा की मौत हो गई और एक आदमी, निर्दोष आदमी इस घटना में एक और मारा गया। देखिए, दुखद घटना है, इंस्पेक्टर की मौत एक दुखद घटना है, और जो एक आम आदमी मारा गया वो भी दुखद घटना है। इसके पीछे एफआईआर भी हो गया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा के नेताओं के नामजद एफआईआर भी हो गए और 3 लोग गिरफ्तार भी हो गए। 27 लोगों के नामजद एफआईआर हैं, 50 से 60 लोग अज्ञात लोग हैं। ये लोग भावना भड़का करके, वो आम आदमी नहीं मारा जाता अगर ये भड़का करके उसको वहां नहीं ले आए होते, तो ये लोग भावना भड़का करके, क्योंकि बुलंदशहर में एक जलसा मुस्लिम त्योहार का कोई होता है, हमको नहीं नाम याद है, और वहां कई लाख लोग जुटते हैं, जो खबर आई कि करीब 15 लाख लोग वहां जुटे थे, तो उसी को क्यों चुना गया? वहीं पूरे 75 जिले में बुलंदशहर में ही एक बूचड़खाना चलता है अवैध। 75 जिले में अगर 74 में बंद हो गया तो वहां वो अगर चालू था तो आप वहां एसपी जिम्मेदार है, डीएम जिम्मेदार है, आप उससे जाके कहते, उसको बंद करा देते। लेकिन आप उसको बंद कराने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी बात हो सड़क आप जाम नहीं कर सकते, आप सड़क जाम क्यों करने चले गए? इसका मतलब आप कानून नहीं मानते हो, आप विवाद पैदा करना चाहते हो, अब विवाद पैदा करा के हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदू की जान लेते हैं। इसमें जिम्मेदार विश्व हिंदू परिषद के नेता, बजरंग दल के नेता, जो भाजपा के नामजद एफआईआर आया है, यही लोग सामने उजागर भी हुआ है। आप सूबे के मंत्री भी हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी है कि जिसके कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल दंगा कराने के मूड में है और जनता दंगा झेलने के मूड में नहीं है। बड़ी कोशिश हो रही है, जिसका अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ, एक वो भी उसका कड़ी थी, लेकिन उसका रिजल्ट उनको मिल गया। आ रहे हैं 9 तारीख को ना, देखिएगा, वही लोग आएंगे, बहुत तपे तपाए लोग। अब आम आदमी ये समझ गया है कि अब हमको राशन कार्ड नहीं ठीक कर रहे हैं, सब हमको आवास नहीं दे रहे हैं, हमको शौचालय नहीं दे रहे हैं, हमको पेंशन नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब वो अपने विषय में सोच रहा है बड़ी संख्या में, जिसकी वजह से इनकी धर्मसभा जो थी अयोध्या में फेल हो गई। अब यहाँ भी आ रहे हैं, तो यहाँ भी देख लीजिएगा। आपको लगता है कि इस घटना के पीछे जो दोषी हैं उनको सजा मिल पाएगी? उनको जो जिस तरीके की घटना की है, उनके किए की सजा कानून देगा? देखिए, हमको पूरा भरोसा है, कानून अपना काम करता है। हाँ, ये जरूर है कि बचाने के लिए नेता कुछ न कुछ खुराफात करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर पैनी निगाह रखा हुआ है। हम भी वाच कर रहे हैं कि कौन देखे बचाने के लिए उधर कूच करता है। अगर जो भी बचाने के लिए कुछ करेगा तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होगा। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सूबे में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सूबे के मुख्यमंत्री वो दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त है, वो अपने राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दे रहे। विपक्ष अगर चुनाव नहीं होता तो बोलबो नहीं करते, ये तो चूहे की तरह बिल में घुस गए हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस। यूपी में कहाँ विपक्ष है? कोई है विपक्ष? मुर्दा एकदम पड़े।